फ्रेंड्स, तो आज हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इंडिया ने एक मैसिव कमबैक से सीरीज़ को जो है ड्रॉ कर दिया है। और सीरीज़ को ड्रॉ करना किसी भी एशियन साइड के लिए साउथ अफ्रीका में जाकर टेस्ट सीरीज़ एक तरह से ड्रॉ करना भी एक अचीवमेंट से मैं समझता हूँ कि कम नहीं है। तो इंडिया ने बहुत बढ़िया कमबैक किया इन सेकंड टेस्ट, तो फुल क्रेडिट गोज़ टू इंडिया। एंड अगर शुरू से बात की जाए इस टेस्ट की, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया एक कमबैक करेगा, और ऐसा इंडिया ने नो डाउट किया भी। बॉलिंग पहले इंडिया की आई थी, और बॉलिंग में से जो लाजवाब स्पेल था, सेंसेशनल सिराज स्पेल था। एंड वहीं से शायद मैच की सिचुएशन डिफाइन हो चुकी थी दैट इंडिया हैज़ कम बैक रियली वेल, और उन्होंने जो हिसाब है वो बराबर कर लिया है विद साउथ अफ्रीका। तो जो सिराज का स्पेल था उसने एक तरह से मैच डिफाइन कर दिया था, क्योंकि जो जिस तरह का पिच था और पिच का फ़ायदा उठाया मोहम्मद सिराज ने अलोंग विद बुमराह एंड अदर बॉलर्स एज वेल। मुकेश कुमार के साथ मुकेश ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो स्पेशली जो फर्स्ट इनिंग में सिराज ने बॉलिंग की, वो उछाल था जो पिच में, एंड जो उनको मदद मिल रही थी फास्ट बॉलर्स को, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए जो साउथ अफ्रीका को एक तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। तो बैटिंग एकदम से हमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल भी देखने को मिली, डिस्पिट जो पिच की मदद थी। चलिए वो तो हम मानते हैं कि पिच बॉलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल थी, बट फिर भी साउथ अफ्रीकन बैटर्स थे जो वो मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की उन्होंने। किसी भी बैटर्स की तरफ से हमें जो रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिला, शॉट्स मारते हुए कुछ तो आउट हुए। तो इस तरह से एक तरह से साउथ अफ्रीका ने भी आसानी का जो है वो मामला पैदा कर दिया फॉर इंडियन बॉलर्स। इसलिए भी जो है इंडियन बॉलर्स ने अच्छा किया फर्स्ट इनिंग्स में। एंड जो इंडिया की फ़र्स्ट इनिंग थी उसमें हमें पॉजिटिव इंटेंट नज़र आए फ्रॉम ऑल टॉप ऑर्डर बैटर्स, चाहे वो यशस्वी जायसवाल की बात कर लो आप, या फिर कैप्टन रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल भी अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेट वे से जो बाउंस हुआ बॉल, उससे वो आउट, उनका विकेट गिरा। एंड देन विराट कोहली भी अच्छे दिख रहे थे। तो चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी, और इंडिया लग रहा था ऐसा कि साउथ अफ्रीका से जो पहले मैच का बदला उन्हीं के जो वे में लेने जा रहा है। मतलब जो एक इनिंग से डिफीट उनको मिली थी, शायद लग रहा था कि इंडिया भी साउथ अफ्रीका को एक इनिंग से बिछाड़ देगा। बट चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही थी, लेकिन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने, बगैर किसी रन बनाए 6 विकेट्स गंवा दिए, तो उससे ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका वो आर बैक इन द गेम। और ऐसा उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी किया जब वो एल्गर और मार्करम बैटिंग के लिए आए, और अच्छा स्टार्ट उनको मिल चुका था। लेकिन बुमराह ने दोबारा से आकर के अच्छे स्टार्ट को उनको ज़्यादातर फ़ायदा नहीं उठाने दिया साउथ अफ्रीका को, एंड फिर से साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेला। और यही जो है एक खूबी है एक अच्छे तेज़ गेंदबाज की, जिस तरह बुमराह ने शो किया। और जब भी इंडिया को ज़रूरत होती है बुमराह की, तो वो अपनी क्लास शो हमेशा करते हैं जसप्रीत बुमराह। एंड सिराज का जो उस तरह से उन्होंने साथ दिया, फर्स्ट इनिंग में सिराज हीरो थे विद बॉल, एंड सेकेंड इनिंग्स में जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग की, तो वो एक कॉम्बो बहुत बढ़िया रहा फॉर इंडिया। और अगर शामी होते तो शायद और भी ज़्यादा जो है इंडिया के लिए ये इंटरेस्टिंग सीरीज़ रह सकती थी। जो फर्स्ट मैच था वो वन साइडेड रहा, शायद वो एक कंपेटिटिव मैच देखने को मिलता, और शायद इंडिया उस मैच में भी पकड़ बना सकता था। तो एनी हाउ, अगर सेकेंड टेस्ट पर ही बात की जाए, तो हम अगर साउथ अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर सिलेक्शन की तरफ बात की जाए, तो मुझे लगता है उनको कीगन पीटरसन को आई डोंट नो किस तरह से उन्होंने ड्रॉप किया। बवूमा तो हम जानते हैं कि वो अवेलेबल ही नहीं थे, बट पीटरसन को ड्रॉप करना और एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना एट द पिच लाइक केप टाउन, जहाँ पर बॉलर्स को ऑलरेडी बहुत मदद मिलती है, तो आपको एक स्पिनर खिलाने की तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं थी, स्पेशली एक प्रॉपर स्पिनर खिलाने की। चलिए जडेजा को इंडिया ने खिलाया, वो समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने मोर देन हिज बॉलिंग उन्होंने उनकी बैटिंग से फ़ायदा उठाना चाहा था। बट महाराज को खिलाना मुझे लगता है कि टैक्टिक मिस किया साउथ अफ्रीका ने, और उनकी जगह एक मज़ीद बैटर खिलाया जा सकता था, क्योंकि 4 बॉलर्स के साथ जाना बुरी चॉइस नहीं थी। 4 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स के साथ जाना, वहाँ पर ट्रिक मिस किया साउथ अफ्रीका ने, जिसकी वजह से उनको शायद ये मैच में नाकामी का सामना भी करना पड़ा। अगर एडन मार्करम के अलावा बात की जाए, तो किसी बैटर ने भी जो है वो रेजिस्टेंस नहीं शो किया दोनों ही इनिंग्स में। इस तरह से कोलैप्स उनका फर्स्ट इनिंग्स में देखने को मिला, एंड अगेन सेकंड इनिंग्स में एक तरफ से मार्करम ज़रूर खड़े थे, लेकिन उनके साथ किसी ने भी साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको काउंटर अटैक करना पड़ा। और एज़ मच एज़ ही कुड प्ले, उन्होंने अपना जो रोल प्ले किया, और एक मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स उन्होंने खेली। चाहे वो एक लूजिंग कॉज में ही वो इनिंग्स थी, बट मुझे लगता है कि उन्होंने अपने टेस्ट करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली है एट केप टाउन। जिस तरह से उन्होंने काउंटर अटैक किया एक अच्छी मजबूत बॉलिंग लाइनअप के ख़िलाफ़, तो वो एडमायरेबल थी, मार्करम की एफर्ट थी जो।
तो अगर केप टाउन की पिच की बात की जाए तो इस तरह की पिचेज़ का मैं तो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ पिचेज़ लाइक दैट, क्योंकि हम चाहते हैं जो टेस्ट क्रिकेट से वो ये चाहते हैं कि मैचेस ज़्यादा ड्रा ना हो एंड बैटिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल पिचेस ना हों। रोहित शर्मा ने भी बात की वही कि हमें इस तरह की पिचेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो तो एक उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इस तरह की पिचेस पर खेलने का। बट उन्होंने जो हेडलाइन किया जिस चीज़ को वो ये था कि अगर इंडिया में इस तरह के मैचेस होते हैं 5 दिन से पहले जो मैच ख़त्म हो जाता है तो बहुत क्रिटिसिज्म का उनको सामना करना पड़ता है एमिड पिचेस। तो उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में भी इस तरह बॉलिंग पिचेस बनाई जाती हैं तो लोगों को ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए बाकी एक्सपर्ट्स को। तो उनकी बात मुझे लगता है उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर तो फास्ट ट्रैक्स पर इस तरह बॉलर्स को मदद मिलकर एक बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हों जहाँ पर बैटिंग का सिक्का ना चल पाए, ऑल ऑफ अस हम उस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं, उस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। बट लेकिन वहीं एशियन पिचेस की बात आ जाए तो क्रिटिसाइज़ किया जाता है वहाँ पर उन एशियन कंट्रीज़ को, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो एंड स्पेशली इंडिया हो, चाहे वो पिछला जो टूर था बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ या उससे पीछे जो इंग्लैंड इंडिया सीरीज़ थी उसमें बहुत ज़्यादा अंडररेट किया गया पिचेस को। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पिचेस अगर एज़ फार एज़ पिचेस विल बी बॉलिंग पिचेस तो टेस्ट मैचेस इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले की बात की जाए टेस्ट क्रिकेट की तो हम मोस्टली जो मैचेस हैं वो ड्रॉ ही देखते थे। विराट कोहली और उन्हीं की तरह दूसरे प्लेयर्स ने जिस तरह से इनकरेज किया बॉलिंग पिचेस बनाने के लिए बोर्ड्स को, तो वो एक मैं समझता हूँ एक टर्निंग पॉइंट था टेस्ट क्रिकेट के लिए, वरना टेस्ट क्रिकेट ख़त्म होती जा रही थी। क्योंकि अगर आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर इंटरेस्ट लोगों का नहीं रहेगा, और यही वजह है कि अब टेस्ट क्रिकेट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है फॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि बॉलिंग पिचेस होना टेस्ट में बहुत ज़रूरी है फॉर द फ्यूचर ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड फॉर द इंटरटेनमेंट ऑफ फैंस एज वेल। तो इसलिए इस चीज़ को मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो नज़रें हटानी चाहिए एक्सपर्ट्स को भी और क्रिटिक्स जो हैं पिचेस को लेकर के पिचेस को वो जिस तरह से अंडररेट करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या फिर और किसी पार्ट में भी हो। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती हैं, चाहे वो अब फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो 1.5 दिन में मैच ख़त्म हो जिस तरह से ये केप टाउन वाला मैच हुआ, या फिर वो 3 दिन में मैच ख़त्म हो, आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है टेस्ट में। तो इंडिया ने अच्छा कमबैक किया, और बैटिंग की मुझे लगता है बैटिंग पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी नहीं पड़ी इंडिया की, तो इसलिए उस पर हम ज़्यादा बात करना बनती भी नहीं इंडिया की बैटिंग लाइनअप पर। शुभमन गिल थोड़ा सा अच्छे टच में ज़रूर दिखे थे, जायसवाल ने भी अच्छी इंटेंशन शो ऑफ की और अच्छे लय में नज़र आ रहे थे, एंड रोहित शर्मा एज़ वेल, कोहली भी डिसेंट रहे। तो बैटिंग पे मुझे लगता है कि अब बात ज़्यादा करना नहीं बनती, क्योंकि बॉलिंग ने एक तरह से काम तमाम कर दिया था बुमराह एंड सिराज ने। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।